देखिए, बात करेंगे प्रकाश का विवर्तन यानी कि डिफ्रेक्शन। जब किसी तरंग या प्रकाश के मार्ग में, मान लीजिए जैसे हमारा ये तरंग चल रही है और यहाँ हमारा इस तरह से ये अवरोध है, तो प्रकाश मान लीजिए यहाँ से चल रहा है इस तरह से, तो ये ऐसे मुड़ जाए। अवरोध के किनारों पर तरंग हो या प्रकाश हो, वो या कोई छिद्र हो, प्रकाश के छिद्र से होकर के गुजर रहा हो, तो वो छिद्र के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाए, तो इसे तरंग या प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। साथ ही साथ जो आवश्यक शर्त है विवर्तन की, जो अवरोध का आकार है वो तरंग की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। मान लीजिए जो अवरोध है, अवरोध का जो आकार है वो या तो हम डी मान करके लेकर के चलें या ई मान लें, तो वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के इक्वल होना चाहिए। आप देखते हैं कि जो विवर्तन के प्रकार हैं, विवर्तन हमारा दो प्रकार का होता है। एक फ्रेस्नेल विवर्तन होता है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दा, मान लीजिए प्रकाश स्रोत यहाँ रखा है और जो पर्दा है वो यहाँ रखा है और बीच में हमारा अवरोध है, तो वो द्वारक से, अवरोध या द्वारक से, जैसे हमारा यहाँ बीच में द्वारक आएगा, द्वारक समझ लें, कोई छिद्र वगैरह वगैरह समझ लें, या फिर जो अवरोध है लाई का, मान लीजिए जैसे कि आपका सुई हो जाए या कोई ब्लेड हो जाए, तो ये दोनों सीमित दूरी पर होनी चाहिए। ये दूरी जो हमें क्या होनी चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो विवर्तन है वो हमारा फ्रेस्नेल विवर्तन कहलाता है। और दूसरा हमारा है फ्रॉनहोफर विवर्तन, जब प्रकाश स्रोत या पर्दा दोनों अवरोधक या द्वारक से बहुत दूरी पर हो, अनंत दूरी पर स्थित हो, तो जो प्राप्त विवर्तन हमें मिलता है वो फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि एकल पतली झिर्री से प्रकाश का जो विवर्तन है वो किस प्रकार होता है। एक पतली झिर्री द्वारा प्रकाश के फ्रॉनहोफर विवर्तन का प्रतिरूप प्राप्त करने की प्रायोगिक व्यवस्था में एस एक बिंदुवत एक वर्णी स्रोत होता है। देखेंगे इस चीज को हम अभी। ये देखेंगे अभी, मैं इसका आपको जो है फिगर दिखा रहा हूं। देखिए इस तरह से, मान लीजिए ये स्रोत है आपका एस, और यहाँ इस स्रोत से जो चलने वाली प्रकाश की तरंगे हैं वो यहाँ हमारा एक उत्तल लेंस होता है। और जब ये उत्तल लेंस, ये मान करके चलेंगे कि भाई इसकी फोकस दूरी पर स्थित है, तो यहाँ ये जो हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बीच में जो हमारा पड़ेगा ये कोई अवरोधक है या कोई छिद्र है, और यहाँ से जो प्रकाश की तरंगे हैं वो इसी तरह से चलेंगी। फिर एक हमारा दूसरा उत्तल लेंस होता है, जब इस उत्तल लेंस पर हमारी प्रकाशीय किरणें समांतर पड़ती हैं तो वो किसी बिंदु पर जाकर के फोकस हो जाती हैं, या हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा उत्तल लेंस है इस उत्तल लेंस के फोकस पर फोकस हो जाती हैं। अगर ये कंडीशन तभी है जब जो पथांतर है इन किरणों के मार्ग, मतलब इन किरणों में कोई पथांतर न हो या फिर कोई कलांतर न हो। यदि कलांतर है तो फिर क्या होगा, यहाँ से प्रकाश की किरणें, देखिए ये तरंगे, यहाँ पर जो कलांतर है वो थीटा है। इस तरह से हम मान करके लेके चलेंगे कि इसको ऐसे, इस तरह से ये थीटा एंगल से मुड़ गई हैं। तो ये जहाँ भी मिलेंगी वो पथांतर के अकॉर्डिंग निर्भर करता है कि किस तरह से। मान लीजिए अगर विपरीत कला में है तो विपरीत कला में होंगी तो सीधी सी बात है यहाँ पर हमारा अदीप्त फ्रिंज बनेगा, या फिर अगर एक ही कला में है तो वहाँ पर हमारा दीप्त फ्रिंज बनेगा। तो इस तरह से हमारा दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती रहेंगी। बाकी देखेंगे यहाँ से कि वही है जो चीज़ मैंने अभी आपको पीछे समझाई, ये लिखा हुआ है मैंने कि प्रायोगिक अवस्था में एस एक बिंदुवत एक वर्णी स्रोत है जो लेंस L1 के प्रथम फोकस पर रखा है, और एस से जो चली जो प्रकाशीय किरणें होती है लेंस से अपवर्तन के पश्चात समांतर किरण पुंज के रूप में निकलेंगी, और यह समांतर किरण पुंज समतल तरंगार्घ या समांतर किरण पुंज कह दें इसको, या हम इसको क्या कह देंगे, समतल तरंगार्घ एक पतली झिर्री AB पर आपतित होता है। पतली झिर्री कह दें इसको, या फिर इसको कोई छिद्र कह दें, या इसको कोई हम अवरोध कह दें। इसकी जो चौड़ाई है वो D है, जो हमारा अवरोध है उसकी चौड़ाई स्मॉल d हम मान के चलेंगे, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्बडा है। तो ये दोनों आपस में लगभग इक्वल होते हैं। जैसे ही तरंगार्घ AB पर आपतित होता है तो हाइगेंस के तरंग संचरण संबंधी जो द्वितीयक हमारा नियम है या द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है, तरंगार्घ का जो प्रत्येक बिंदु है वो नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करने लगता है।
और इससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। इन विवर्तित किरणों को, जो हमारी ये विवर्तित तरंगे हैं, यहाँ से देखेंगे नई तरंग स्रोत कार्य करता है और तरंगिका निकलने लगती हैं। इन विवर्तित जो किरणें हैं की सहायता से हम लेंस L2 पर इसको डालते हैं और पर्दे पर YY डैश पर फोकस हम लोग कर लेते हैं। स्लिट से एक नए कोण पर विवर्तित सभी किरणें पर्दे के एक बिंदु पर फोकस होती हैं। इस प्रकार एक पतली झिर्री से विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो जाता है, जैसे कि मैंने भी आपको चित्र में समझाया था। फिर एक बार इसको और समझा देता हूँ। तो मैंने भी आपको बताया था कि स्रोत S से ये हमारी यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी, तरंगे चलेंगी और यहाँ से ये उत्तर लेंस से जैसे ही अपवर्तित होंगी तो अपवर्तित होने के प्रकार बाद में ये यहाँ से एक समांतर किरणपुंज चलेगा, या हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ से एक तरंगार्घ होगा। और जब ये तरंगार्घ यहाँ हमारा आपतित होगा तो यहाँ इस तरंगार्घ के जो प्रत्येक कण है वो एक नए वहाँ से नए नए तरंगे निकलेंगी और तरंगे निकल करके वो अलग अलग कहीं ना कहीं जा कर के यहाँ इस लेंस पर जा कर के टकराएंगी। और फिर इस लेंस से टकराने के बाद में अगर ये विपरीत कला में होंगी तो विपरीत कला में होने के बाद में ये कहीं दीप्त फ्रिंज बनाएंगी और कहीं अदीप्त फ्रिंज बनाएंगी। और दीप्त फ्रिंज तभी बनाती हैं जब वो समान कला में होती हैं और अदीप्त फ्रिंज वो तब बनाती हैं जब वो विपरीत कला में होती हैं। जैसे हम यहाँ से देखें, ये कला है इसकी। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ देखें, देखो अगर ये यहाँ से इन दोनों की कला सेम है। इन कला सेम होने का मतलब क्या चीज़ है कि भाई पथांतर नहीं है, और पथांतर नहीं है तो यहाँ हमारा एक केंद्रीय फ्रिंज बनेगी जो दीप्त फ्रिंज के रूप में कार्य करेगी। लेकिन यहाँ देखें तो इन दोनों के बीच में कलांतर है, तो कलांतर कभी m लैम्डा होगा और कभी 2m माइनस के लैम्डा होगा। तो कलांतर अलग अलग चेंज होंगे। जब कलांतर होगा तो पथांतर भी होगा, और पथांतर होने के कारण कभी दीप्त फ्रिंज बनेगी और कभी अदीप्त फ्रिंज बनेगी। तो हम ये मान करके चलेंगे कि बिंदु यहाँ पर, ये जो बिंदु मेरा O है, यहाँ पर जो फ्रिंज बनती है हमारी, इसी को हम यहाँ केंद्र पर अधिकतम तीव्रता की एक फ्रिंज बनती है, जो अधिकतम तीव्रता का हमें उच्चिष्ट प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं? मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। और इस मुख्य उच्चिष्ट की जो केंद्रीय चौड़ाई होती है वो 2 लैम्डा अपॉन डी होती है। बाकी के जो गौण उच्चिष्ट बनते हैं इसके बाद में धीरे 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 तीव्रता कम होती चली जाती है। और ये देखिए यहाँ पर ये हमारे निम्निष्ठ बनते हैं, ये निम्निष्ठ बनते हैं, ये निम्निष्ठ बनते हैं। बाकी ये हमारे, या तो इसको हम क्या कहें, गौण उच्चिष्ट कहें, और या ये हमारा, ये तो देखिए हमारा केंद्रीय उच्चिष्ट होता है, और ये है इसके बाद में प्रथम, इसको हम उच्चिष्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से ये हमें प्राप्त होती जाती है। और जो हमारा केंद्रीय उच्चिष्ट होता है उसकी जो चौड़ाई होती है वो गौण उच्चिष्ट की जो चौड़ाई होती है उसकी दुगनी होती है। तो ये पॉइंट्स हम लोग देखेंगे यहाँ से। ये बिल्कुल यहाँ इस तरह से बनती है, इस पॉइंट्स के ऊपर बनेंगी, यहाँ इस तरह से बनती चली जाएंगी, यहाँ फिर ऐसे, ये फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से ये बनती चली जाएंगी। यहाँ भी ये ऐसे बनेंगी, इस टाइप से ये बनती चली जाएंगी। ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई हमारा जो है यहाँ एक उच्चिष्ट प्राप्त होता है, मुख्य उच्चिष्ट के दोनों और एकांतर क्रम में निम्निष्ठ व उच्चिष्ट प्राप्त होते रहते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अन्य उच्चिष्ट की जो तीव्रता होती है वो जो हमारा मुख्य उच्चिष्ट होता है उससे कम होती है और क्रम में घटती जाती है। और अन्य उच्चिष्टों को द्वितीयक उच्चिष्ट या गौण उच्चिष्ट भी कहते हैं। पर्दे पर मुख्य उच्चिष्ट की जो चौड़ाई होती है वह अन्य उच्चिष्टों की चौड़ाई से 2 गुनी होती है। अब देखिए विवर्तन की व्याख्या हम किस तरह से करते हैं। विवर्तन प्रतिरूप की व्याख्या हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत से की जा सकती है। जब लेंस L1 से निर्गत समतल तरंगार्घ झिर्री AB पर आपतित होता है तो AB का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत बन जाता है। AB पर बहुत सारे, यहाँ मान लीजिए ये देखिए यहाँ से AB पर बहुत सारे हमारे यहाँ बिंदु होंगे और वो नए स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे और वहाँ से बहुत सारी तरंगें निकलना प्रारंभ हो जाएंगी। इसके बाद में जिससे समान कला में द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, वो समान कला में अगर हैं तो दीप्त फ्रिंज बनेगी, और अगर वो समान कला में नहीं है तो हमारी अदीप्त फ्रिंज बनेगी। मुख्य उच्चिष्ट के बारे में मैंने आपको बताया है कि जब ये द्वितीयक तरंगिकाएं बिना विवर्तित हुए लेंस L2 के द्वारा बिना विवर्तित हुए, यानी कि अगर वो नहीं मुड़ती हैं, सीधी निकल जाती हैं, अवरोध पर जाकर के वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती हैं, और लेंस L2 पर जब पहुंचती हैं, लेंस L2 के द्वारा पर्दे ऊपर फोकस होती हैं, तो स्लिट के मध्य बिंदु C के समान दूरी पर भाग AC
यहाँ से AC की बात करेंगे और ये BC की बात करेंगे। भाग AC और भाग BC के बिंदु से जो चलने वाली जो तरंगिकाएं हैं, AC और भाग BC से जो चलने वाली जो तरंगें होती हैं वो समान कला में होती हैं, और O की जो दूरी समान होने से O पर सभी तरंगें समान कला में पहुंचती हैं, यानी कि उनके बीच में कोई पथांतर नहीं होता, जिससे O पर समपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है। अतः O पर बना जो विवर्तन प्रतिरूप की तीव्रता होती है वो अधिकतम या दीप्त बैंड प्राप्त होता है। इसे केंद्रीय उच्चिष्ट या मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं, और मुख्य उच्चिष्ट की जो कोणीय स्थिति होती है वो थीटा बराबर 0 होती है। अब बात करेंगे निम्निष्ट की। जो तरंगिकाएं रेखा छिद्र AB से थीटा कोण से विवर्तित होती हैं, यानी कि मुड़ जाती हैं अवरोध पर जाकर के, वे लेंस L2 के द्वारा पर्दे के बिंदु P पर फोकस होती हैं, और ये तरंगिकाएं रेखा छिद्र AB से समान कला में चलते हैं। रेखा छिद्र जो हमारा AB है उससे तो समान कला में चलेंगे, परंतु P पर पथांतर है। पथांतर आप समझ गए होंगे यहाँ से कि भाई पथांतर जो है आपका, देखिए इस तरह से यहाँ पथांतर आएगा कि इसके और इसके पथ में, या फिर यहाँ से अगर हम लोग देखें, देखिए ये इसके पथ में और इसके पथ में अंतर आ जाएगा। बिंदु P पर जो मिलने वाली तरंगें होंगी तो वहाँ जब जाएंगी तो जब पथांतर होगा तो सीधी सी बात है वहाँ जाने के बाद में ये अदीप्त फ्रिंज बनाती हैं। और पथांतर भिन्न भिन्न भी हो सकता है। पथांतर कभी m लैम्डा होगा, कभी 2m-1 इंटू λ/2 होगा, तो पथांतर भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। अगर पथांतर मान लीजिए m लैम्डा है तो सीधी सी बात दीप्त फ्रिंज बनेगी, और यदि पथांतर 2m-1 इंटू λ/2 है तो वहाँ पर अदीप्त फ्रिंज बनेगी। तो जब अदीप्त फ्रिंज बनती है तो वहाँ पर निम्नलिष्ट बनता है, और जब दीप्त मतलब जब आपका जो पथांतर होता है वो m लैम्डा होता है तो वहाँ पर उच्चिष्ट बनता है। अब देखिए इसको समझाते कैसे हैं कि यदि हम एक काम करें कि जो हमारा ये रेखा छिद्र है इसको हम 2 बराबर भागों में बांट लें, या बराबर बराबर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए पहले ये था और फिर ये था। एक तरंग तो हमारी बिंदु A से जाने वाली है और एक तरंग हमारी B से जाने वाली है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 2 बराबर भागों में बांट लेंगे। एक तरंग हमारी A से जाएगी और एक तरंग हमारी B से जाएगी, यानी कि, और यहाँ से जब हम इसके ऊपर ऐसे ये लम्ब डालेंगे तो जो पथांतर आएगा वो मेरा ये आएगा CN, ये मेरा पथांतर होगा। यानी कि एक तो ये मेरी पहली तरंग है और एक ये मेरी दूसरी तरंग है। ये वाली जो तरंग है वो ऐसे चल रही है, वापस ऐसे मुड़ेगी। ये वाली जो तरंग है वो हमारी ऐसे मुड़ेगी, इस टाइप से, इस तरह से। तो चूँकि पथांतर है और चूँकि बात हम निम्नलिष्ट की कर रहे हैं, और जब निम्नलिष्ट की कर रहे हैं तो जो आप लोगों का पथांतर होगा वो 2n, यहाँ से जो हमारा पथांतर होगा, देखिए निम्नलिष्ट बनाना है, तो जब निम्नलिष्ट बनाना है तो निम्नलिष्ट बनाने के लिए जो मेरा पथांतर होना चाहिए वो 2m-1 इंटू λ/2 होना चाहिए। तो जब निम्नलिष्ट बनेगा तो जो पथांतर है वो हमने क्या λ/2 लेना है। लेकिन जब हम यहाँ से बात कर रहे हैं, इन 2 तरंगों के बीच में बात कर रहे हैं, तो जो हमारा पथांतर बनेगा, यहाँ देखिए अगर टोटल की हम बात करें तो ये जो निकल करके आता है वो d sin थीटा निकल करके आता है। लेकिन यहाँ हमने इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, यहाँ ये d/2 हो गया, ये भी हमारा d/2 हो गया, तो इस तरह से d/2 sin थीटा आ जाएगा। हम इसको बराबर लेकर के चलेंगे, d/2 sin थीटा इजकल टू λ/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से d sin थीटा इजकल टू लैम्डा ले आ जाएगा हमारा। अब हम देखेंगे कि लेकर के तो हम लोग क्या चले थे, निम्नलिष्ट लेकर के चले थे, लेकिन आ क्या रहा है लैम्डा, यानी कि यहाँ क्या आ रहा है समपोषी व्यतिकरण। लेकर के चले थे विनाशी व्यतिकरण और आ क्या रहा है समपोषी व्यतिकरण। तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोज में काम करते हैं कि जिस तरह से हमारा जो व्यतिकरण होता है तो व्यतिकरण में हम लोग विनाशी व्यतिकरण लेकर के चले हैं, लेकिन आया क्या है समपोषी व्यतिकरण। तो विवर्तन जस्ट उल्टा होता है। अब हम क्या काम करेंगे, इसको 4 हिस्सों में बांट लेंगे, यानी कि बिल्कुल इक्विवेलेंट पे लेकर के चलेंगे कि जैसे यहाँ है तो इसको 1 2 3 और 4। तो जो हमारा पथांतर होगा d sin थीटा, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन लेकर के क्या चलना है हमने, इसको विनाशी व्यतिकरण ही लेकर के चलना, यानी कि वही λ/2। तो इस तरह से d sin थीटा इजकल टू कितना आ गया, वही 2 लैम्डा। लेके चले थे हम विनाशी व्यतिकरण और आया क्या है हमारा समपोषी व्यतिकरण। सिमिलरली अब हम इसको 6 हिस्सों में बांट देंगे इक्वल, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। तो अब हम किस किस के बीच में लेंगे, देखो यह हमारा पहले 1 और 2 के बीच में था, फिर 3 और 4 के बीच में ले लिया, फिर 5 और 6 के बीच में ले लिया। तो इस तरह से अब इसको हमने जो हमारा पथांतर था
पथांतर को हमने 6 हिस्सों में बांट दिया, तो d/6 साइन थीटा इजकल टू कितना लेके वही चलेंगे λ/2, तो d साइन थीटा इजकल टू कितना आ गया 3 लैम्डा। तो इस तरह से हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते चले जाएंगे। अब की बार इसको हम 8 हिस्सों में बांटेंगे, फिर 10 हिस्सों में बांटेंगे, इस तरह से इक्वल हिस्सों में बांटते रहेंगे। तो ये जो टोटल प्रक्रिया है, तो जब हम बात करेंगे तो यहाँ फिर अगली बार में 4 लैम्डा आ जाएगा, फिर 5 लैम्डा आ जाएगा। तो लेकर के चले हम लोग यहाँ पर विनाशी वैतीकरण और आया क्या समपोषी वैतीकरण। तो ये तरंगे बिंदु P पर विनाशी वैतीकरण उत्पन्न करती रहती हैं, अर्थात वहाँ हमारे क्या होंगे निम्निष्ट उत्पन्न होंगे। अगर हम ये मान करके चलें कि हमारा जो एनवा निम्निष्ट की स्थिति है, डी साइन थीटा इजकल टू क्या आ गया 1, यहाँ देखा तो शुरू में लैम्डा आया था, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, तो इजकल टू क्या आ जाएगा n लैम्डा, अर्थात निम्निष्ट होने पर समपोषी की स्थिति आती है। यही चीज़ मुझे आप लोगों को समझाना था। अब देखेंगे गौणोच्छिष्ट मुख्य शिष्ट के जो दोनों और 2 क्रमागत निम्निष्ट हमारे प्राप्त होते हैं, उनके बीच में कम तीव्रता के उच्चिष्ट बनते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं गौण या द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं। और एनवा जो हमारा गौण उच्चिष्ट होगा उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके इधर भी और इसके इधर भी, भाई जो हमारा यहाँ से पथांतर आएगा डी साइन थीटा वो निम्निष्ट का होगा। तो मान लीजिए जो हमारा एनवा निम्निष्ट है उसके लिए जो हमारा पथांतर आता है वो एन लैम्डा आता है, लेकिन जस्ट इससे अगले वाला हमारा कितना होगा एन, वो इसके बिल्कुल बीच में होगा। इस तरह से कि यहाँ से मान लीजिए हमारा गौण उच्चिष्ट है, लेकिन इधर क्या, इधर हमारा निम्निष्ट है और इधर भी हमारा निम्निष्ट है। तो ये मान लीजिए ये मेरा क्या चीज़ है, ये एनवा है और ये मेरा जो यहाँ से बनेगा वो n+1 निम्निष्ट है। तो इन दोनों का जो औसत होगा वो उसका जो पथांतर आएगा वो गौण उच्चिष्ट का आता है। तो यहाँ से देखें तो हमारा क्या आ रहा है डी साइन थीटा इजकल टू आ रहा है 2n+k1 इंटू λ/2। ये विनाशी वैतीकरण की स्थिति है, यहाँ से बात कर रहे हैं तो विनाशी वैतीकरण की स्थिति है। तो मुख्य उच्चिष्ट की अब हम बात करेंगे कोणीय चौड़ाई की। ये बात आपको समझ में आई गई होगी कि जो डी साइन थीटा मेरा आया, यानी कि जो पथांतर आया वो क्या आ जाएगा विनाशी वैतीकरण की स्थिति होगी। अब बात करेंगे मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। जो हमारा मुख्य उच्चिष्ट होता है जो बिल्कुल बीचों बीच बनता है इस तरह से, ये इसकी कोणीय चौड़ाई, अब इसकी ये कोणीय चौड़ाई होगी, इसको हमने मेजर करना है। तो हमने पता इधर जब हमने बिल्कुल इसको बीच में लिया था यहाँ से, तो ये मेरा λ/2 था और ये मेरा -k λ/2 था। तो दोनों के जो बीच की जो दूरी होगी वो 2 λ/2 होगी। और प्रथम निम्निष्ट के लिए बात होती है जो हमारा जो साइन थीटा होता है वो कितना होगा λ/d, जो प्रथम हमारा निम्निष्ट है। साइन थीटा लेकर के चलेंगे, साइन थीटा इजकल टू होता है λ/d। अब चूंकि थीटा बहुत छोटा एंगल है तो साइन थीटा 1 इजकल टू थीटा 1 होगा। तो जो मुख्य उच्चिष्ट की जो हमारी कोणीय चौड़ाई होगी थीटा 0 बराबर 2 थीटा 1 के इक्वल होगी, यानी कि आधा इधर हो जाएगा, तो ये 2 λ/d हो जाएगी। और जब हम इसमें रेखीय चौड़ाई की बात करते हैं यानी कि W की बात करते हैं तो हमारा होता है d। ये d जो होता है ये पर्दे की दूरी होती है प्रकाश स्रोत से। यहाँ बीच में हमारा अवरोध आ जाएगा, बीच में अवरोध होता है, मान लीजिए यहाँ स्रोत है तो, और यहाँ फिर हमारा, तो ये दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है पर्दे और अवरोध के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कैपिटल D लिया जाता है, क्योंकि ये लाइक जो बनता है इस तरह से जो बनता है तो ये अपना आप में एक सर्कुलर बनता है। और हम लोग जानते हैं कि भाई जो कोण होता है, कोण बराबर हमारा होता है चाप बटे त्रिज्या। इस तरह से बनेगा ये कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ से ये तो हमारा चाप बनता है और जो कोण बनेगा ये हमारा ये कोणीय चौड़ाई है। तो हमने इसका जो चाप है ये चाप हो गया, और ये जो त्रिज्या होती है इसको हम क्या लेते हैं, इसको टोटल वे सारा यहाँ तक, मान लीजिए अगर हम इसको सारा बना करके लेके चलें तो ये हमारा क्या बनता है, ये त्रिज्या बनती है इसकी। तो हमने ये निकालना होता है ये। तो यहाँ से कोण और त्रिज्या की मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये कोण हो गया और ये त्रिज्या हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो थीटा 0 के जो वैल्यू है वो 2 λ/d होता है, तो 2d λ/d। और यदि लेंस L2 की फोकस दूरी f हो तो d बराबर f होगा। ये मैंने आपको यहाँ से देखिए ये वाला जो डिस्टेंस होता है तो इसको हम स्मॉल f मानेंगे। तो इस तरह से जो मेरा W होगा वो 2f λ/d होगा। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को विवर्तन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।